हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैंपलिंग। अच्छा, सैंपलिंग क्या होता है सर? जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है तो आप कभी भी रिसर्च करने के वक्त में होल डेटा को नहीं लेते हैं। इट मींस कि जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करेंगे उनमें से कुछ इंडिविजुअल्स को लेकर आप अपनी रिसर्च की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आप घर में आप चावल बनता हुआ देखते हैं, राइस खाते हैं ना जी, तो जब आप चावल बनता हुआ देखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी माँ, आपकी आपकी वाइफ, आपके घर के जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, चावल बनते वक्त में लास्ट में आप चेक करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा चम्मच से या फिर किसी बर्तन से उसको निकालते हैं, उसको चेक करते हैं कि अच्छा ये चावल हो गया या नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा, सारे चावल को टेस्ट करके नहीं देख लिया, उनमें से कुछ चावल लिए और उसको सेलेक्ट किया और उस बेस पर ये डिसाइड किया कि भैया चावल पक गए हैं या नहीं पके हैं, है ना। इसको हम लोग कहते हैं सैंपल। क्या कहते हैं? सैंपल। जब किसी होल डेटा में, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या पॉपुलेशन कहते हैं, जब हम किसी पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं और अपनी रिसर्च की जर्नी आगे की जो होती है उसको कंप्लीट करते हैं उसी सैंपल के बेस पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी इंडिविजुअल्स के बेस पर, तो हम लोग उसको कहते हैं सैंपल। ठीक है। अब सैंपलिंग क्या है? सैंपल, देखिए सैंपलिंग एक प्रोसेस है। क्या है? सैंपलिंग एक प्रोसेस है। किसके लिए भाई? सैंपल को कलेक्ट करने का, है ना। सैंपल को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस क्या है? सैंपलिंग है ना। तो अब सैंपलिंग के मेथड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, मेथड्स कह लीजिए, टाइप्स कह लीजिए, वो आपके स्टडी पे इंपैक्ट डालते हैं कि किस तरह की सैंपलिंग को हम यूज करें जिससे क्या हो, हमारा जो रिसर्च है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। अब इसमें बात करी जाती है दो तरीके की सैंपलिंग की सर। एक तो होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सर, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो उसमें वो चांसेस होते हैं कि रिसर्चर इक्वली ट्रीट करता है सारे जितने भी पॉपुलेशन में आपके डेटा है ना, उसको इक्वली ट्रीट करता है। वहां से आपको इक्वल चांस है कि हर इंडिविजुअल जो सेलेक्ट होने का उसका चांस क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चावल बना रहे हैं और चावल में से कुछ डेटा, मतलब यानी डेटा बोल रहा हूं, कुछ चावल निकाल ले रहे हैं बिना देखे सुने किसी को भी, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा को कलेक्ट कर लेता है और फिर वो अपनी रिसर्च की जर्नी को कंप्लीट करता है। क्लियर है बात जी? तो आइए आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं और उसी के बारे में डिटेल में थोड़ी स्टडी करने वाले हैं, है ना। चलिए आइए चलते हैं अपने क्लास में। आइएगा जी, ये देखिएगा बेसिक इंफॉर्मेशन है। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि भैया अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी नेट वाला भैया का ऐप है, आप डाउनलोड करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, कह रहा है जब आप रिसर्च करते हैं किसी भी लोगों का, मतलब कहते हैं व्हेन यू कंडक्ट रिसर्च अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, किसी ग्रुप में किसी चीज की स्टडी करते हैं, तो ये क्या होता है कि रेयरली क्या होता है, तो डेटा कलेक्ट करने का पॉसिबल नहीं होता है हर ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी कॉलेज की स्टडी करनी है कि इस कॉलेज में एमकॉम के विद्यार्थियों में से टॉप 10 विद्यार्थी कौन सा है, तो हम या फिर हम ये पता करना चाहते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज क्या है इस कॉलेज की, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि हम सब 600 700 1000 जितने विद्यार्थी हैं उसको लेते हैं, हम उसमें से 2 4 10 विद्यार्थी को लेंगे और उस बेस पर एक एवरेज बना के ये डिसाइड करते हैं कि भैया इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे की एवरेज परसेंटेज है वो इतना है। ठीक है। तो पूरे में से, होल में से कुछ इंडिविजुअल को कलेक्ट करना और उस बेस पर कंक्लूजन बनाना, उसको क्या कहलाता है, सर्वो सैंपलिंग कहलाता है। और उसके मेथड से इसकी चर्चा हमें करनी। तो वही यहां कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं थोड़ा लाइन बाय लाइन थोड़ा पढ़ता हूं। व्हेन यू कंडक्ट रिसर्च अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, it's rarely possible to collect data from every person in that group। पूरा भाई साहब सीधा सी बात है, जब एक आप ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि हर इंसान का डेटा आपके पास हो पाए। इंस्टीड यू सेलेक्ट अ सैंपल, और इसी के बाद क्या करते हैं,
आप सैंपल लेते हैं, कुछ लोगों का लेते हैं डेटा, है ना। हो सकता है आप, जैसे मैंने कॉलेज वाला एग्जांपल दिया, आप एक कॉलेज जो है या एक यूनिवर्सिटी जो है बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है, अब उस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम परसेंटेज कितना जाता है या रेशियो क्या है परसेंटेज का, तो ये जानने के लिए आप एक एक बच्चे के पास बन जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी 20,000 25,000 लोगों से बनी होती है ना। अब वहां आप क्या करेंगे, आप कुछ क्लास में जाएंगे और कुछ क्लास में कुछ 100 200 500 का सैंपल उठाएंगे और उस सैंपल के बेस पर आप कह देंगे कि भैया ये यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी इस बेस पर काम करती है और इसका इतना परसेंटेज है ना जी। जैसे ठीक आप चावल की तरह देख लीजिए, जो चावल में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो वाला चीज। कह रहा था सैंपल इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दी रिसर्च। तो सैंपल क्या होगा, सैंपल बोल रहा है वो इंडिविजुअल्स ग्रुप का जो और एक्चुअली पार्टिसिपेट करेगा रिसर्च में। फॉर एग्जांपल, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ये देखना चाहा कि भैया, अभी कॉलेज वाला एग्जांपल लिया ना, उसी की बात कर रहा हूं, हमने ये देखना चाहा कि भैया कौन सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है कॉलेज में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से, अब पूरे कॉलेज में तो विजिट नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, कॉलेज जाएंगे, क्लास में देखेंगे कि भाई कौन कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कौन कौन से लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हाँ जिसमें से हार्ट करेगा उसमें से कुछ लोगों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, 10 20 50 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे और उस बेस पर हम डिसाइड करेंगे, अच्छा जी इतने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इतने के बेस पर ये डिसीजन हमारा हो सकता है। मतलब समझ में आ रही है कि भैया आपके पास इतना लोग हैं, क्या है, आपके पास इतना लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों को, मान लो इतना लोगों को आप सेलेक्ट कर लिए, ये हो गया सैंपलिंग। और सैंपल को कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है जी। बात समझ में आया जी। क्या कह रहा है, टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट से वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू केयरफुली डिसाइड हाउ विल यू सेलेक्ट अ सैंपल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप एज अ होल। ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, जब आप अच्छा वैलिड कंक्लूजन चाहते हैं, अपना अच्छा रिजल्ट चाहते हैं रिसर्च का, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि आप कैसे सैंपल को सेलेक्ट करेंगे जो पूरा रिप्रेजेंटेशन होगा ग्रुप का। अब पता चला 10 लाख लोग हैं और उस 10 लाख लोगों में आप क्या कर रहे हैं, 100 सैंपल ले रहे हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, नहीं करेगा ना। 10 लाख लोगों में अगर आप कम से कम 10,000 लोगों का डेटा लेंगे तो सैंपल साइज चल सकता है, वरना 50,000 लोगों का लेंगे तो चलेगा। 1,000 लोगों में से अगर आप 100 डेटा लेंगे, आप 50 डेटा लेंगे तो आपका चल जाएगा। तो इसीलिए कहा कि आपको बहुत बहुत क्रिटिकल तरीके से ध्यान रखना है कि आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो या आप डिसाइड कर रहे हो कि हमको कौन सा सैंपल लेना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ग्रुप को ध्यान में रखें और वो ये ध्यान रखें कि उसी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव भी वो डेटा होने चाहिए। पता चला हम किसी और कॉलेज का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और किसी और कॉलेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो रिजल्ट गलत आ जाएंगे, है ना। चलिए, क्या दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग मेथड, और इसी को क्या कहते हैं, सैंपलिंग मेथड कहते हैं। देयर आर 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड जो आप रिसर्च में यूज कर सकते हैं, 2 तरीके के। कौन कौन सा, एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहने का क्या मतलब हुआ जी, सर इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, रैंडम सिलेक्शन, अचानक, मतलब इक्वल चांस है, कहीं भी कोई से भी डेटा उठा लिया और इसमें सबसे बढ़िया सैंपलिंग होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी होती है। कोई भी रिसर्चर अपने जजमेंट के बेस पर या अपने कन्वीनियंस के बेस पर काम नहीं करता। वो वहां आपके पास पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल फटाफट निकालता चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कह रहा है अलाउइंग यू टू मेक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस अबाउट द होल ग्रुप। तो क्या करता है, रैंडम सिलेक्शन में क्या करता है कि भैया आपको अलाउ किया जाता है कि भैया आप पूरा स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल ये डेटा जो है या इन्फरेंस, अनुमान जो है वो आप पूरे ग्रुप के बारे में लगाइए, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, इसको नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस बोलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से उठा लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे, अभी जैसे कॉलेज वाला एग्जांपल मैं लेता हूं और तपसी वाला ही, आप क्या करेंगे, आपके पड़ोस में कोई कॉलेज है तो वहीं से जाके डेटा कलेक्ट करके और अपना काम कर लेंगे, आप किसी अदर कॉलेज में नहीं जाएंगे। तो ये होगा कन्वीनियंस सैंपलिंग, इजी वे में आप काम कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए भाई, कह रहा है कन्वीनियंस और अदर क्राइटेरिया अलाउइंग यू टू इजीली कलेक्ट डेटा। क्या बोल रहा है, इजीली डेटा कलेक्ट कर ले। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का यही मतलब होता है। प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, मजा आएगा। सैंपल क्या है, रैंडम बेस है, और सैंपल ये है जजमेंट किस पे, रिसर्चर के बेस पर है। एवरीवन पॉपुलेशन जो है इक्वल चांस सेलेक्ट होने का, किसमें, प्रोबेबिलिटी में,
और नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वहां पे इक्वल चांस कभी भी सेलेक्ट होने का नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कह रहा है यूज्ड व्हेन सैंपलिंग बायस हैज टू बी रिड्यूस्ड, जब सैंपलिंग के बायसनेस को रिड्यूस करना है तो आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करेंगे, क्योंकि इक्वल चांस है तो बायसनेस की तो बात ही नहीं है। अब मैं एक जगह में मेरे मान लो घर की बात कर रहा हूं, मतलब 5-6 लोग हैं, 5-6 भाई बहन हैं आप लोग, हम लोग है ना, और उन 5-6 भाई बहन को आपको देना है, मान लो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, आप आपके पापा ला के रख दिए, बोले भाई ले लो जो इसको जैसे मन करता ले लो, तो भैया यहाँ इक्वल चांस है ना, जिसके हम मुट्ठी में जितना गया वो उतना भर ले लिया, वो अपने में खुश रहेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इक्वल चांस होना, और इक्वल चांस जब मिलता है तो भैया बायसनेस तो रहेगा ही नहीं, है ना जी। कह रहा है यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इज डाइवर्स, कब यूजफुल है, जब पॉपुलेशन डाइवर्स सिचुएशन में रहे, है ना। यूज टू क्रिएट एक्यूरेट सैंपल, ये एक्यूरेट सैंपल के लिए, और ये है फाइंड द राइट रेस्पोंडेंट, फाइंडिंग द राइट रेस्पोंडेंट इज नॉट इजी। देखो यहाँ पे ना सही रेस्पोंडेंट को ढूंढना बहुत मुश्किल वाला बात हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी का, तो रिसर्चर जो है कंसीडर नहीं करता, सैंपलिंग बायस को कंसीडर नहीं करेगा। क्यों करेगा, जब आप इजीली उठा रहे हो डेटा कन्वीनियंस के हिसाब से, तो कहां से आप बायस हुए, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। बायसेस इसमें बायस नहीं होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बायसनेस बिल्कुल नहीं होता, पक्षपात बिल्कुल नहीं होता, और यहाँ बायसनेस होता है। यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन है सिमिलर ट्रेट, ठीक है, एक जैसा है तो वहां पे यूज कर लेते हैं। सैंपल डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप कन्वीनियंस के हिसाब से उठाते हैं, तो जो सैंपल जो होता है एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता है। कह रहा फाइंडिंग रेस्पोंडेंट इजी, देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी में रेस्पोंडेंट को फाइंड आउट करना बहुत टफ है, क्योंकि इक्वल चांस है सबको, लेकिन यहाँ पे बहुत इजी है ना, रेस्पोंडेंट को ये करना बहुत इजी है क्योंकि इक्वल है। चलिए अब दो चीजें, एक है पॉपुलेशन, दूसरा है सैंपल। क्या है, पॉपुलेशन है और दूसरा सैंपल है। कह रहा फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ या डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन कहने का मतलब है होल डेटा, पॉपुलेशन कहने का क्या मतलब हुआ, होल डेटा और इंटायर ग्रुप, ठीक है, जहां से आप कंक्लूजन लेना चाहते हो। और सैंपल कहने का मतलब हो गया उसी ग्रुप में से कुछ इंडिविजुअल्स का डेटा, है ना, समझ में आई बात जी। क्या कह रहा है, देखिए पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट, जिसके बारे में आप कंक्लूजन देना चाहते हैं, उसका पूरा ग्रुप। और सैंपल क्या होगा, उसी स्पेसिफिक ग्रुप में से कुछ इंडिविजुअल जहां से आप डेटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए पॉपुलेशन जो हो सकता है वो आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, मतलब कि जैसे मैं अगर हूं तो मैं अगर झारखंड में हूं, मैंने रांची का एरिया ले लिया तो वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा। एज के हिसाब से देख लिया कि भैया हम जो है 20 से 50 साल वाले एज के बीच में ही अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। इनकम हो गया कि भैया हम 50,000 से ऊपर वाले का ही जो होगा उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, सर कह रहा है इट कैन बी वेरी ब्रॉड और क्वाइट नैरो, ब्रॉड भी हो सकता है नैरो भी हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू केयरफुली डिफाइन योर टारगेट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड प्रैक्टिकलिटीज ऑफ योर प्रोजेक्ट। ये बात भी बिल्कुल सही है कि रिसर्च आप कर रहे हैं तो आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को देखिए, आप पर्पस देखिए और उस बेस पर आप डिफाइन करिए कि आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट चले, क्या है, the population is very large, demographically mixed and geographically dispersed, it might be difficult to gain access to a representative sample. A lack of representative sample affects the validity of your research and can lead to several research biases and particularly sampling biases। तो ये बात बिल्कुल सही है, कह रहा है अगर आपका पॉपुलेशन बहुत लार्ज होगा, डेमोग्राफिकली मिक्स्ड होगा या फिर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड होगा, तो आपका देखो डेमोग्राफिकली मिक्स्ड का मतलब होता है कि आप बहुत सारे एक चीज को एक साथ मिलना या बहुत बड़े एरिया को कवर करना, तो फिर क्या होगा ना, वो डिफिकल्ट होगा। क्या डिफिकल्ट होगा भाई, आपका सैंपल रिप्रेजेंट करने में। आपका टॉपिक जो है बहुत नैरो होना चाहिए, बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, है ना, और उस नैरो एरिया में आपको डेटा कलेक्शन में बड़ा इजी होगा। इजी मतलब अच्छा रहेगा, वरना क्या होता है ना कि जब हम 10 लाख वाले में से एरिया में खोजने लग जाएं तो उसमें से बहुत कम डेटा आपको रिप्रेजेंट करेगा जो चीज आप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, है ना, ये तो बात आपको पता है कि भैया इक्वल चांस होता है यहाँ सेलेक्ट होने का। अब देखो इसके टाइप्स हैं, क्या है, इसके टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं इसके। मैं आपको पहले फिगर में दिखा दे रहा हूं, फिर जो है ना हम लोग इसकी बात भी करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या है, सबसे पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग का क्या मतलब होता है भाई, देखो
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एकदम रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही है, जहां पे इन्वेस्टिगेटर को खुद भी नहीं पता होता है कि भैया वो कौन सा डेटा का कलेक्ट करेगा या वो कौन सा सैंपल लेगा। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे लॉटरी मेथड, आप किसकी लॉटरी निकलेगी आपको पता है? नहीं पता है सर। जैसे आप इसको बोल सकते हैं, आपने वो देखा होगा कभी कभी इतने बड़े जादूगर भी आता है या फिर कोई भी इंसान जब लॉटरी खेल रहा होता है तो उसमें कूपन्स निकालता है ना, बॉल वाला। हम लोग गेम्स भी खेलते हैं, उसमें से किसी को नहीं पता होता है किसका नाम आएगा, है ना। जब हम लोग गेम्स भी खेलते हैं तो इतना बड़ा बॉल में पेपर डाल देते हैं और उसमें से निकालते हैं, तो किसी को पता है कि कौन सा आएगा? नहीं। तो उसी तरीके से इन्वेस्टिगेटर को भी यहाँ पता नहीं होता है, वो क्या करेगा, रैंडमली किसी को भी उठाएगा और वो उस बेसिस पर अपना रिसर्च करेगा, उस बेस पर सैंपलिंग मेथड्स लगाएगा। तो इसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। दूसरा जो सैंपलिंग आता है उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपल। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड सैंपल। अब देखिए स्ट्रैटिफाइड सैंपल जो होता है इसको कहते हैं जब यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स जो है हेट्रोजीनियस हो, ना कि होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या मतलब हुआ? डिफरेंट नेचर। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और फिर बताते हैं क्या होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। नहीं देखिए, अगर मैं बात करूं कि मैन है, विमेन है, ठीक है ना, और चिल्ड्रन है, ठीक है, क्लियर है। मैन 700, विमेन जो है 500 और ये है 300। टोटल पॉपुलेशन कितनी की हो गई जी? 1500 की। कितने की हो गई? 1500 की, ठीक है। अब इस 1500 में मैंने क्या किया, 70 मैन निकाल लिए, 50 वुमेन निकाल लिए और 30 निकाल लिए आपके चिल्ड्रन। ये हो गया जी सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हमने क्या किया, एक स्टेटा बनाया और उस स्टेटा के बेस पर उसी रेशियो में हमने एक सैंपल निकाल लिया, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। ये क्या है? डेटा हेट्रोजीनियस नेचर का है, अलग अलग है ना। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। जब हम डेटा यूनिवर्स में से हेट्रोजीनियस डेटा सेलेक्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को यूज किया, ठीक है। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट देखें। हाँ जी सर, बिल्कुल देखते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सर, तीसरा है क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग बहुत इजी है। आपने यूनिवर्स में जो भी डेटा है उसको अलग अलग क्लस्टर में बांट दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 500 डेटा है, 500 डेटा को हमने 5 अलग अलग डेटा में 100 उठा लिया, 100 और 100, ये 500 उठा लिए। इस 5 में से कोई भी एक क्लस्टर को आप उठाए और इस पे आप रिसर्च कर दिए, इसको कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। क्या कहते हैं? क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। उसके बाद है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग? सर सिस्टमैटिक सैंपलिंग मतलब पूरे यूनिवर्स यानी पूरे पॉपुलेशन में से आपने एक सिस्टम को फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 1 2 3 4 5 करके ऐसे 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 बहुत सारा आदमी लोग हैं और इस आदमी में आपको डेटा कलेक्शन करना है। आपने क्या किया, हर तीसरे आदमी को सेलेक्ट किया, हर तीसरे आदमी को सेलेक्ट किया अपने डेटा के लिए, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। एक सैंपलिंग और आता है जिसको हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये क्या सैंपलिंग होती है भाई? ये वो सैंपलिंग होती है जहां पे स्टेजेस बाय स्टेजेस आपके क्या करने पड़ते हैं, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च करना है, एग्रीकल्चर के डेटा को कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको झारखंड, फॉर एग्जांपल मेरा झारखंड स्टेट है तो मैं झारखंड ले रहा हूँ, फिर वहां के किसी डिस्ट्रिक्ट यानी रांची, फिर उसके ब्लॉक्स यानी कुछ ब्लॉक को लेना होगा, उस ब्लॉक में से फिर उसके गांव जाने होंगे, गांव में से फिर हाउस के बेस पर लेना होगा। तो ऐसे करके आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें 4 तरह की सैंपलिंग होती है। कौन कौन सा? सर कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग मतलब रिसर्चर को लगा कि भैया मेरे पड़ोस में डेटा अवेलेबल है, उससे रिलेटेड, तो हम वहीं से जाकर उठा लें, ठीक है। हम स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग को चेन सैंपलिंग भी कहते हैं, है ना। स्नोबॉल सैंपलिंग को आपका नेटवर्क सैंपलिंग भी कहते हैं। स्नोबॉल को क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये चोर पुलिस वाला चीज है, लिंक्ड करके आपका डेटा कलेक्ट करना बोलते हैं। जैसे एक डेटा मुझे यहां मिला, यहां से डेटा फिर अगले के लिए मिला, अगले से डेटा फिर तीसरे के लिए मिला, तीसरे से चौथा मिला, तो ये लिंक्ड अप जो डेटा होता है ना। एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे अगर पुलिस को कोई सुराग ढूंढना पड़ता है या कुछ ढूंढना पड़ता है तो वो क्या करती है, सबूत को इकट्ठा करते करते, लिंक को इकट्ठा करते करते वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। वही है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है,
आप कनेक्टेड करके डॉट्स कर बोलते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो डॉट्स कनेक्ट करके आपको सैंपल फाइंड आउट करना पड़ता है और रिसर्च तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद एक कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है, एक स्पेसिफिक एरिया पे कुछ चीजें डिसाइड करी जाती है, उसको बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। और फिर क्या, पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग। पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग होती है ऑन द जजमेंट ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर जैसा चाहता है वैसे उस हिसाब से उस डेटा को यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं जजमेंट सैंपलिंग। इसमें एक दो सैंपलिंग और होती है, एक्सटेंसिव सैंपलिंग। अब एक्सटेंसिव सैंपलिंग क्या होता है, ये वो सैंपलिंग है जहां पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन का डेटा यूज किया जाता है। जैसे 1000 लोग हैं, 1000 में से मतलब 900 लोगों का डेटा यूज किया गया, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव सैंपलिंग। और उसमें से एक दो सैंपलिंग और है, जैसे एक होता है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग क्या होता है, जब आप पहले कुछ स्मॉल डेटा लेकर पॉपुलेशन में से कुछ स्मॉल डेटा लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, अगर उसमें आपको ऑथेंटिक थोड़ा डेटा रिजल्ट नहीं लगता है तो फिर आप बड़ा डेटा लेते हैं और फिर बड़ा डेटा के साथ अपनी स्टडी करते हैं। तो ये हो गई क्या, ओवरऑल नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई है, इसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप इसको देखिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब इक्वल चांस। क्या लिखना है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मतलब इक्वल चांस टू गेट सेलेक्ट, है ना, टू गेट सेलेक्ट। अगर सिस्टमैटिक की बात करें तो मेक अ सिस्टम, है ना, क्या बोलते हैं, मेक अ सिस्टम, है ना, जहां पे आप सिस्टमैटिक क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आपने हर तीसरे आदमी को उठाया, क्या किया, और डेटा कलेक्ट किया, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्लियर है जी, आप इस पे ये पढ़िएगा, ये आपके लिए है ना। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, हेटेरोजेनियस डेटा को यूज किया, ठीक है, वही वाला एग्जांपल मैं इसका दिया आपको, है ना। क्या कि मान लो कि 800 फीमेल है, 200 मेल है, तो आपने क्या किया, 800 में से 80 फीमेल को उठा लिया, 200 मेल को उठा लिया, सॉरी 20 मेल को उठा लिया, तो 1000 में से आपने 100 डेटा कलेक्ट किया। इसको बोलते हैं ये क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर में वी मेक अ क्लस्टर्स ऑन होल डेटा। जैसे 1000 पॉपुलेशन है तो उसमें हमने 200 का 5 क्लस्टर बना दिया, बिना किसी को देखे, बिना किसी को ये किया, अंदाजा से 200 का सबका उठा लिया और 200 का बना दिया, और उसमें से कोई 200 का लेके हमने उसकी आपकी रिसर्च आगे कंप्लीट कर ली। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आइए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है वो कभी भी ठीक नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो कन्वीनियंस के बेस पर होता है रिसर्च के, है ना, वो क्या होता है, कन्वीनियंस के बेस पर होता है, और उससे आपका जो रिसर्च है वो ऑथेंटिक नहीं आता है, ठीक है। फिर भी आपको पढ़ना है तो पढ़िए। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या हो गया, जो इजीएस्ट मेथड है, जो सबसे ये कि भैया रिसर्च कर रहे हैं, हमको पास में हमारे डेटा मिल गया, हमने उसको कलेक्ट कर लिया, इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जजमेंटल। जजमेंटल पर्पसिव सैंपलिंग बोलते हैं, जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, जो भी रिसर्चर है उसके जजमेंट के बेस पर आप क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग। देखिए क्या कह रहा है, स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड दैट रिसर्चर्स अप्लाई व्हेन द सब्जेक्ट आर डिफिकल्ट टू ट्रेस। देख रहे हैं, ये तब मेथड आता है जब भाई साहब आपको पता ही नहीं है डेटा कलेक्ट कैसे करना है, तो आप क्या करते हैं, लिंक बाय लिंक बैठा के डेटा कलेक्ट करते हैं, हाँ, पुलिस की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपके लिए, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, सैंपलिंग टेक्निक सेलेक्ट हैपेंस व्हेन द प्री सेट स्टैंडर्ड, क्या क्या बोल रहा है, सैंपलिंग टेक्निक सिलेक्शन हैपेंस कब होता है, जब आप प्री सेट स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि भैया हमको इसी के स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये चीज कंप्लीट कर लेना है, तो वो होता है कोटा सैंपलिंग। क्लियर है। बाकी मैंने 2-3 सैंपलिंग की आपसे और चर्चा करी है, किसकी चर्चा करी है, सीक्वेंशियल सैंपलिंग की। एक दो सैंपलिंग में और बता देता हूं आपको कौन कौन सी सैंपलिंग की बात करी। एक तो बात करा मैंने एक्सटेंसिव सैंपलिंग की, एक्सटेंसिव सैंपलिंग की, है ना, जहां पे क्या करता है रिसर्चर 90% ऑफ द पॉपुलेशन को यूज करता है 90% ऑफ द पॉपुलेशन को सेलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है फिर एक और है सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग ये क्या है सर, पहले शॉर्ट
डेटा फिर बड़ा डेटा, है ना, ये वाला कहानी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी सैंपलिंग इतना ही इजी है, इससे ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बहुत इजीएस्ट है। इससे एक क्वेश्चंस पक्का रहते हैं, ये श्योर रहिए, है ना। इससे आपके आपके एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।